एक खूबसूरत सी लेडी थी जिसकी उम्र करीब 35 वर्ष। शादी हो चुकी थी। नाम था नरेंद्र कौर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने अपने दो दो बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी और अपनी खूबसूरत सी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेती है। तो आखिर क्यों किया उसने ऐसा और कौन थी वो लेडी, जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए खूबसूरत सी कहानी एएस खान की ज़ुबानी। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। मैं हूँ आपका अपना एएस खान। आज की कहानी की शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश की एक खूबसूरत सी जगह है कांगड़ा। कांगड़ा में एक होटल है, होटल विशाल। तारीख थी 15 फरवरी 2011। तो इस होटल में रूम नंबर 517 में एक कपल ठहरा हुआ था, एक लड़की और एक शख्स। और ये दोनों एक दिन पहले ही वहाँ आए थे। रात भर रुकते हैं। अगले दिन सुबह होती है, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए जो वेटर है या हाउसकीपिंग है वो घंटी बजाते हैं, लेकिन दरवाज़ा खुलता नहीं है। काफ़ी वक्त बीत जाता है। फिर लगता है कि ये आराम से उठने वाले गेस्ट हैं, तो वेट करते हैं। दोपहर होते होते डाउट होता है। ऐसा कई मामलों में हुआ है, जब दरवाज़ा नहीं खुलता है तो फिर शक होता है। पूरे होटल स्टाफ को शक होता है। फिर उन्होंने दरवाज़ा पीटा, घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। इत्तेफाक से एक स्टाफ होटल के पीछे जाता है और विंडो से अंदर झांकता है। जब वह विंडो से अंदर झांकता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो देखता है कि बेड पर एक शख्स की लाश पड़ी है और पूरा बेड खून से एकदम लथपथ है। तो वो चीखता हुआ आता है और बाकी के स्टाफ भी डर जाते हैं। वहाँ लोकल पुलिस को खबर करते हैं। पुलिस आती है तो पुलिस की मौजूदगी में दरवाज़ा मास्टर की के ज़रिए खोला जाता है और वो तमाम लोग अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो मरने वाला था उसकी उम्र 45 साल के आसपास हो गई और बुरी तरह से उसको चाकू से मारा गया था। कोशिश ये भी की गई थी कि उसके चेहरे की शिनाख्त ना हो, फिर भी थोड़ा चेहरा बच गया था। तो पुलिस शुरुआत करती है, पूछताछ करती है कि इस कमरे में और कौन था। तो पता चलता है कि एक लड़की भी साथ में थी। तो फिर वो लड़की कहाँ है? तो पता चला कि सुबह से गायब है। तो पहला शक यही था कि लड़की कातिल है। कमरे में मौजूद सामान की तलाशी ली जाती है, लेकिन कुछ मिला नहीं। कोई ऐसा आईडी प्रूफ और बाकी चीज़ें भी नहीं मिली। तो फिर रजिस्टर को खंगाला गया। तो रजिस्टर में जो नाम लिखा हुआ था और पता पता लिखा हुआ था, दिल्ली का ही। ये दिल्ली के रोहड़ी इलाके का पता लिखा हुआ था। और फिर उस एड्रेस को पुलिस ने लिया और फिर दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस एड्रेस की थोड़ा शिनाख्त करें। और पुलिस वाले जब वहाँ गए तो पता चला कि पता ही फर्जी है। तो अब पुलिस परेशान कि अब वो क्या करे। इस होटल में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, क्योंकि छोटा सा होटल था ये। ले दे के पुलिस के पास अब एक आधी अधूरी उस व्यक्ति की शक्ल ही थी। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया। तो पहला काम था कि उस लाश की शिनाख्त हो। वहाँ के लोकल अखबार में भी ये बात छपवाई गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश जारी रखती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। बार बार जब पुलिस होटल में जाकर पूछताछ करती है तो एक चीज़ सामने आती है कि अगर एक शख्स को इतनी बार चाकू मारा गया है तो जाहिर सी बात है वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, बचने की कोशिश की होगी। तो जो आसपास के कमरे हैं उसमें किसी ने चीखें क्यों नहीं सुनी? तो ये चेक करने के लिए पुलिस ने उसके साथ रूम नंबर 517 के आसपास के कमरों में कौन रुका था, ये जानने की कोशिश की। तो रूम नंबर 517 के बराबर वाला जो कमरा था, पता चला कि वो उस दिन खाली ही था। 517 के ठीक सामने एक कमरा था, 516, 516। आमने सामने दोनों के डोर थे। तो उसके बारे में जब तफ्तीश की गई तो पता चला कि यहाँ भी दो लड़के आए थे, करीब 30-35 साल की उम्र के थे और एक दिन पहले ही उन्होंने चेक इन किया था, मतलब 14 फरवरी को। तो पुलिस होटल वालों से पूछती है कि ये दोनों कहाँ गए? तो पता चला कि 15 फरवरी की सुबह ही इस कत्ल के खुलासे से पहले वो दोनों बाहर निकले थे।
टहलने के लिए और उसके बाद बिना चेकआउट किए ही वो गायब हो गए। वो वापस आए ही नहीं अपने कमरे में और उनके कमरे में कोई सामान भी नहीं था। तो पुलिस को ये सुराग तो मिला लेकिन फिर भी खाली, क्योंकि उन दोनों की कोई शिनाख्त नहीं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा था नहीं। रजिस्टर में उन दोनों का भी नाम देखा और जो पता लिखा था वो भी फर्जी निकला। तो कुल मिला के ज़ीरो। पुलिस के हाथ में कोई क्लू नहीं, कोई सुराग नहीं। 15 दिन गुजर गए। 15 दिन पुलिस के हाथ खाली रहे, नहीं हुई, ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे कि सुराग मिलता। 15 दिन के बाद एक फैमिली कांगड़ा पहुंचती है और कांगड़ा पुलिस स्टेशन जाती है और बताती है कि ये जो अखबार में आपने फ़ोटो छपा है ये एक्चुअली सुरेंद्र पाल की है और सुरेंद्र पाल उसका भाई है। तो पुलिस को कुछ राहत मिली कि चलो कम से कम मरने वाले की पहचान तो हुई। और पुलिस वाले एक काम और करते हैं कि 14 और 15 की रात को उस होटल के आसपास जितने मोबाइल एक्टिव थे उन सब की वो डिटेल निकालते हैं कि यहाँ पर कितने मोबाइल एक्टिव थे, कितने कॉल आए और कितनी कॉल गई। अब वो बहुत सारे नंबर थे, सैकड़ों नंबर थे। तो धीरे धीरे करके सारे नंबरों की जांच करते हैं। तभी एक नंबर पे पुलिस की जाके नज़र ठहरती है। इस नंबर पर इसलिए नज़र ठहरती है कि ये ना तो होटल के स्टाफ का था, ना ही होटल के आसपास का था। और ख़ास बात ये थी कि 14 फरवरी की रात से लेके 15 फरवरी की सुबह तक मोबाइल से कॉल किए गए थे और उसके बाद से ये मोबाइल बंद हो गया था। तब पुलिस ने अचानक वो नंबर जिसको ज़ीरो इन किया था उसकी फैमिली वालों को दिखाया और कहा कि ये नंबर है और इसी पे मुझे शक है। तो ये नंबर आप जानते हो? जैसे ही वो लोग नंबर देखते हैं तो पूरी फैमिली चौंक उठती है। वो इसलिए कि वो नंबर सुरेंद्र पाल की बीवी नरेंद्र कौर का था। अब जैसे ही ये बात पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान कि मौकाई वारदात पर नरेंद्र का मोबाइल कैसे, जबकि नरेंद्र होशियारपुर पंजाब में है। अब इसके बाद पुलिस और तफ्तीश करती है तो फिर एक चीज़ और पता चलती है कि 14 और 15 फरवरी को नरेंद्र कौर को होशियारपुर में किसी ने नहीं देखा था। इसके बाद पुलिस की टीम होशियारपुर पहुंचती है और नरेंद्र कौर से पूछताछ करती है। नरेंद्र कौर सिरे से मना कर देती है कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है और मेरे हस्बैंड को तो वहाँ होना चाहिए था दिल्ली में, कांगड़ा कैसे गए मुझे नहीं मालूम। तो फिर पुलिस पुख्ता सबूत के साथ हिरासत में लेकर कांगड़ा शहर आती है और फिर मोबाइल की डिटेल उसे बताती है। और फिर जैसे ही होटल के स्टाफ से आमना सामना होता है तो होटल का स्टाफ उसे पहचान जाता है कि 14 फरवरी की रात को जो सुरेंद्र पाल था उसके साथ यही लेडी थी, यानी कि सुरेंद्र पाल की अपनी पत्नी। अब सवाल ये था कि घर वालों को पता नहीं उसकी बीवी उसे होटल लेकर क्यों आई और फिर वह भाग क्यों गई। और जब होटल के स्टाफ ने उसे पहचान लिया तो नरेंद्र कौर के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद फिर नरेंद्र कौर ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि 15 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी, नरेंद्र कौर की और सुरेंद्र पाल की। पर नरेंद्र कौर शुरू से ही आज़ाद ख्याल की थी। शादीशुदा ज़िंदगी उसको रास नहीं आ रही थी। नरेंद्र कौर इधर उधर ट्रैवल एजेंसी दिल्ली में काम करता था। काफ़ी वक्त वो दिल्ली में ही रहता था, घर नहीं जा पाता था जल्दी। इस दौरान में नरेंद्र कौर की अपनी एक पड़ोसी जिसका नाम जगदीश था उससे इश्क हो जाता है और दोनों की ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जगदीश से इश्क के 6 महीने या 7 महीने के बाद उसी मोहल्ले में रहने वाला एक और लड़का जिसका नाम भूपेंद्र था, नरेंद्र को फिर उससे प्यार हो जाता है। तो एक शादीशुदा लेडी और उसके दो आशिक। और कमाल की बात यह थी कि उन दोनों आशिकों को ये मालूम था कि वो दोनों से प्यार करती है और दोनों को कोई एतराज़ भी नहीं था। और जाहिर सी बात है कि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। लोगों ने इन्हें मिलते हुए देखा तो बात सुरेंद्र के कान तक पहुंची। पत्नी को बहुत डांटा, धमकी दी कि उन दोनों से मिलना जुलना छोड़ दे और उसके बाद उसने घर वालों को भी कहा कि इस पे नज़र रखिए। तो इन बंदिशों और इसकी रोक टोक से नरेंद्र को बहुत बुरा लगा।
और उसने कहा कि जब तक सुरेंद्र है तब तक तो ये मिलना जुलना बड़ा मुश्किल है, वो हो जाएगा। तब उसने अपने दोनों आशिकों के साथ मिलके बोला कि रास्ता क्या है, और फिर रास्ता यही निकला कि सुरेंद्र को रास्ते से हटा दो। इसके बाद कांगड़ा में एक मंदिर है जहाँ पर इसने सुरेंद्र पाल को कन्विंस किया कि वहाँ चलना है, सब कुछ ठीक हो गया है, मैं इनसे नहीं मिलूँगी, और ये बात ना तो तुम किसी को बताओ, मैं बताऊँगी, और ना ही तुम घर में किसी को बताओगे, वरना मन्नत फिर पूरी नहीं होती है। तो वह उस वक्त दिल्ली में था। तो उसने कहा कि तुम दिल्ली से कांगड़ा पहुँचो और मैं यहाँ से कांगड़ा पहुँचती हूँ। इसके बाद नरेंद्र ने कांगड़ा से में खुद रूम बुक कराया एक फ़र्जी नाम से, और ये वहाँ पहुँची। लेकिन इसके साथ में उसने एक और काम किया। वहाँ पहुँचने के बाद इसने रूम नंबर 517 देखा और सामने रूम नंबर 516 था। कुछ देर के बाद उसने अपने दोनों आशिकों को बुलाया और फिर उसने रूम नंबर 516 को भी बुक कराया। दोनों रूम नरेंद्र कौर ने ही बुक कराया था। उस रूप में इसके दोनों आशिक आए, वो ठहरे। तय वक्त पर सुरेंद्र दिल्ली से वहाँ पहुँचता है, रूम नंबर 517 में चेक इन करते हैं। उसके बाद शाम होते होते चाय में वो बेहोशी की दवा मिला देती है, जो पहले से ही इसके दोनों आशिक लेके आए थे। और दवा देने के बाद वो चेक करती है, फिर रूम खोलती है और रूम नंबर 516 से उन दोनों को कमरे में लाती है। वो दोनों अंदर आते हैं। उसके बाद फिर बेहोश सुरेंद्र के ऊपर चाकू से हमला करते हैं, और कोशिश ये थी कि उसकी शक्ल वकल सब बिगाड़ दिया जाए ताकि ये लाश पहचान ना आए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में वे दोनों वॉक करने के बहाने वहाँ से निकल जाते हैं। इधर नरेंद्र कौर भी सुबह सुबह निकल जाती है और ये वापस होशियारपुर पहुँच जाते हैं। शायद इस केस को सुलझाना बड़ा मुश्किल होता और नरेंद्र कौर को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता। उसने सारा इंतज़ाम और जो भी प्लानिंग की थी सब सही था, सिर्फ गलती एक की थी। उस होटल में पहुंचने के बाद अगले 10 घंटे में उसने उस मोबाइल से करीब 9 या 10 कॉल किए थे, और उस कॉल करने की वजह से उसका लोकेशन जो था वो उस होटल में दिखा रहा था। अगर वो अपना मोबाइल यूज़ न करती तो शायद नरेंद्र की मौजूदगी होशियारपुर के बजाय कांगड़ा में साबित न होती। लेकिन एक छोटी सी गलती और मोबाइल की लोकेशन की वजह से सारा भेद खुल गया। गिरफ्तारी हुई। बाद में पुलिस ने उसके दोनों आशिकों को भी गिरफ्तार किया, फिर जेल भेजा गया। मुकदमा अभी भी चल रहा है। तो ये कहानी ऐसी बीवी की थी जो अपने ही पति को अपने दो दो आशिकों के साथ मिलकर हत्या कर देती है। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।